Hello everyone, this is Chandni Sahu. I am going to start 11th chapter of science, that is force and pressure. In class 7th you have learned how object move. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है और हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ स्पीड से मूव कर रहा है या फिर बहुत धीमी स्पीड से. What does the distance moved by an object in unit time indicate? You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slow down. Sometime it may change its direction of motion. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. Have you ever wondered what make an object slow down or go faster or change its direction of motion? तो देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, फोर्स. और पहले क्लास 7th में आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो या तो स्टेबल होता है या तो मूव करता है, और यदि वो मूव करता है तो बिना फोर्स लगाए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता है. ठीक है, उसमें फोर्स लगाने की आवश्यकता होती है और इसी फोर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. फिर देखिए इसमें फोर्स, अ पुश और अ पुल. तो देखिए फोर्स जो होता है वो या तो पुश करके अप्लाई होता है या फिर पुल करके अप्लाई होता है. पुश का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे धक्का देना और पुल मतलब होता है खींचना. मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यदि हम उस पर पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं तो हमारे पुश या पुल करने से जो भी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है उसी को ही फोर्स बोला जाता है ना. देखिए यहाँ पे सम पिक्चर बताई गई है. देखिए जैसे यहाँ पे एक बॉय है जो कि क्या कर रहा है, बॉल को कैच कर रहा है ना. तो जब कैच कर रहा है यानी कि यहाँ पे पुल हो रहा है. और फिर यहाँ पे एक दूसरा बॉय है जो कि हॉकी के द्वारा बॉल को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है. तो यहाँ पे ये पुशिंग का एग्जाम्पल है ना. फिर इस तरीके से जो थर्ड बॉय है यहाँ पे इसको बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है. तो मतलब यहाँ पे तीनों ही फिगर में तीनों पोजिशन बताई गई है कि कहीं पे पुशिंग हो रही है, कहीं पे पुलिंग हो रही है. और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. फोर्स जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पिकिंग करें है ना, या ओपनिंग, किकिंग करें, हिटिंग करें, लिफ्टिंग करें, तो इन चीज़ों से फोर्स जो होता है वो अप्लाई होता है. ईच ऑफ दीज एक्शन यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. देखिए इस तरीके के एक्शन जैसे पिकिंग, ओपनिंग या फिर किकिंग के द्वारा है ना, क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन का जो स्टेट में चेंज होता है ना, जो मोशन होता है उसमें जो भी स्टेट में उसकी चेंज होता है उसी को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं. फिर यहाँ पे एक्टिविटी 11.1 बताई गई है जो कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इन साइंस अ पुश और अ पुल एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है, फोर्स की पूछी भी जाती है. देखिए साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करें या फिर पुल करें उसी को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं. दस वी कैन से दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू एक्शन ऑफ फोर्स. व्हेन डज अ फोर्स कम इन टू प्ले, लेट अस फाइंड आउट. तो देखिए इस तरीके से जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन पे जो भी चेंज होता है ना, मोशन करने पे जो भी चेंजेस होते हैं पुशिंग या पुलिंग करने के द्वारा, तो उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं. फिर यहाँ पे बताया गया है फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन. देखिए जो फोर्स होता है वो इंट्रैक्शन की वजह से लगता है, इंट्रैक्शन के कारण ही फोर्स लगता है. अब देखिए इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है. इंट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट पे आना. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी भी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके हम कांटेक्ट में आ रहे हैं उसी को ही बोलेंगे कि इंट्रैक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो इंट्रैक्शन के कारण लगता है. अब देखिए suppose a man is standing behind a stationary car, will the car move due to his presence? Suppose the man now begins to push the car, that is he apply a force, it the car may begin to move the direction of the applied force. देखिए यहाँ पे पिक्चर में बताया जा रहा है एक लड़का खड़ा है ना, एक मैन है जो कि कार के पीछे खड़ा हुआ है. तो कार के पीछे खड़ा रहेगा तो क्या ये कार अपने आप चलने लगेगी? नहीं चलेगी है ना. कार के पीछे खड़े रहने बस से चलने नहीं लगेगी. क्यों? क्योंकि उसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा है. फिर दूसरे वाले फिगर पे बताया जा रहा है कि जो मैन है वो कार को क्या कर रहा है, टच करके उसको आगे की ओर धक्का दे रहा है, मतलब कि कार के कांटेक्ट में आ रहा है. तो कार के पास जब इस मैन का कांटेक्ट हो रहा है तो कार क्या हो रही है, मूव हो रही है, मतलब उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ड्यू टू इंट्रैक्शंस.
है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है ना कि जब हम लोग किसी भी चीज़ को मूव तभी करा सकते हैं जब उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे फिगर पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है 2 लड़कियां हैं ये, जो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को अपने अपने तरीके से फोर्स लगा रही है, धक्का दे रही है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों लड़कियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर अपने हाथ से दोनों के ऊपर टच कर रही हैं, लेकिन कोई भी लड़की इधर उधर नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पे ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो फोर्स है वो दोनों डायरेक्शन पे बराबर लग रहा है। मतलब जितना ही फोर्स ये फर्स्ट वाली लड़की अप्लाई कर रही है इस पे, सेम उतना ही फोर्स बी यानी सेकंड वाली लड़की इस पे अप्लाई कर रही है। तो जब किसी कंडीशन पे फोर्स जब बराबर लगते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। मतलब दोनों लड़कियों पे फोर्स का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मतलब कि दोनों लड़कियां आपस में हिलडुल नहीं पाएंगी क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स बराबर है। मतलब जब ऐसी कंडीशन बने जब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को बराबर ही फोर्स लगाएं, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हिलडुल नहीं पाता, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे पिक्चर बताया जा रहा है कि ये देखिए, जैसे ये 2 लड़कियां हैं इस तरीके से दोनों को हाथ पकड़ के खेल रही हैं ना। तो एक कंडीशन ये हो गई कि जब फोर्स बराबर लगता है, अब मान लीजिए जैसे ये वाली जो गर्ल है ये ज़्यादा फोर्स लगा रही, तो ज़्यादा फोर्स लगाएगी तो क्या होगी, जो ये वाली लड़की है वो इसकी तरफ ऐसे खिंच जाएगी, है ना। मतलब इसका फोर्स ज़्यादा हो गया। तो जब कोई कंडीशन ऐसी बनती है, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ से फोर्स और यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, सपोज यहाँ से फोर्स जो ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो वस्तु है अपनी तरफ क्या होगी, इंटरेक्ट होकर के वापस खिंच जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा, सेम ऐसे इस फिगर पे भी बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि फोर्स को लगने के लिए इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी, मतलब कांटेक्ट में आना बहुत ज़रूरी है। बिना कांटेक्ट के कोई भी वस्तु पे फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं होगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसमें है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। अब एक्सप्लोरिंग फोर्सेस क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर। आप लोगों ने टग ऑफ वॉर को गेम को खेला भी होगा। ये यहाँ पे ये पिक्चर पे ये खेल रहे हैं टग एंड वॉर गेम, है ना। इसमें क्या होता है, 2 टीम होती है और रस्सी को क्या करते हैं, एक लोग इधर से खींचते हैं और एक लोग यहाँ से खींचते हैं। कई बार आप लोगों ने ये गेम खेला भी होगा। तो क्या होता है, इन दिस गेम 2 टीम्स पुल एट द रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें जो 2 टीम होती है, वही मैंने अभी आपको जो बताया है, वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन पे खींचती है। मेंबर ऑफ बोथ द टर्म ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन, समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। कई बार ऐसा होता है कि रोप मूव नहीं करती है। भाई अभी मैंने आपको बताया है कि जब दोनों साइड से इक्वली फोर्स अप्लाई होता है तो उस पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इज इट not similar to the situation shown in figure 11.3, the turn that the pull harder, that is apply a larger force, finally wins this game. What do these examples suggest about the nature of force? तो देखिए क्या होता है, कभी यदि कोई एक टीम है वो अपने फोर्स को ज़्यादा लगाई एक जगह पे, तो दूसरी टीम क्या होगी, हार जाएगी, और वो जो जिसने फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया वो टीम जीत जाएगी, है ना। फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, forces applied and on object in the same direction add to the one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2। यहाँ 11.2 पे एक एक्टिविटी बताई जा रही है कि आप अपने फ्रेंड को बोलिए कि सेम डायरेक्शन पे दोनों लोग फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है कि जब कभी भी फोर्स एक ही डायरेक्शन पे लगता है, मतलब सेम डायरेक्शन पे लगता है, तो उस कंडीशन पे क्या होते हैं, जो फोर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 11.2 एक्टिविटी पे बताया जा रहा है। तो जब फोर्स क्या होता है, सेम डायरेक्शन पे लगाया जाए, तो उस कंडीशन पे जो फोर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। If 2 force act in the opposite direction on an object, the net force acting on its difference between the 2 forces। और यदि कभी ऐसे फोर्स जो कि अपोजिट डायरेक्शन पे लगाए जाएं, तो
तो उस कंडीशन पे जो फाइनली फोर्स की वैल्यू होती है वो दोनों को डिफरेंस करके निकाल, मतलब उनका डिफरेंस करेंगे तो वो फाइनली रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आएगी। मतलब यदि हम सेम डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनली जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो ऐड होकर के आएगा, और यदि हम फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन पे लगा रहे हैं तो जो हमें फाइनली फोर्स होगा वो डिफरेंस करके उसका आएगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है। सो वी लर्नड दैट अ फोर्स could be larger or smaller than the other or equal to each other. The strength of force is usually expressed by its magnitude. तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स लगा रहे हैं उसे ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है ना। मतलब जैसे सपोज करिए कोई एक टेबल है, उस टेबल को आप खिसका रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, हल्की टेबल है तो थोड़ा सा फोर्स लगाने पे वो खिसक जाएगी, और बहुत ज़्यादा भारी टेबल है तो क्या होगा, उस पर बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वही फोर्स की क्वांटिटी, मतलब आप उस पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, है ना, 10 न्यूटन या फिर 4 न्यूटन या फिर 5 न्यूटन। अब ये न्यूटन क्या होता है वो आगे बताएंगे। तो ये क्या होता है, इसको ही बोला जाता है मैग्नीट्यूड कहा जाता है। In general, more than one force may be acting on an object. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. तो इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि मैग्नीट्यूड वगैरह क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे 11.4 अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स होता है वो किसी भी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है ना। तो वो किस तरीके से कर सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in football, the player apply a force on the ball. Before being hit, the ball was at rest, and so its speed was zero. The applied force makes the ball move toward the goal. Suppose the goalkeeper drives or jump up to save the goal. By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in the stopping the ball, its speed decreases to 0. देखिए इसको हम लोग छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक कोई प्लेयर है, ठीक है, ये प्लेयर है जो कि क्या कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है ना। तो इसने क्या किया, बॉल को ऐसे फेंका। तो बॉल को जब ऐसे फेंकेगा और यहाँ पे एक दूसरा पर्सन होगा जो इस बॉल को क्या कर रहा होगा, कैच कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो बॉल को फेंक रहा है। तो जब फेंक रहा है यहाँ से ये जो पर्सन है जो बॉल को फेंक रहा है दूसरी की ओर, तो क्या होगा, जो बॉल की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। मतलब कि यदि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पहले से मूव कर रहा है और उस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। भाई कोई बॉल है ना, जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, अब किसी बॉलर ने उसको क्या किया, अच्छी तेज़ी से बॉल फेंका दूसरे व्यक्ति की ओर, तो उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। फिर इसी तरीके से यदि यहाँ पे कोई गोलकीपर जो कि खड़ा है, जो कि बॉल को कैच कर रहा है, तो बॉल क्या हुआ, उस स्पीड के साथ इस व्यक्ति के पास आई और उसके हाथ पे आकर के रुक गई। तो जब रुक जाएगी तो हमने क्या देखा कि जो बॉल की स्टेट है वो चेंज हो गई। पहले नॉर्मल मोशन से मूव कर रही थी, फिर उसकी अचानक ही उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर अचानक से उसकी स्पीड कम गई। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टेट पे चेंजेज होता है। सेम डायरेक्शन, एक चीज़ यहाँ पे और बताया गया है, यहाँ पे ये एक्टिविटी बताई गई तो इसको आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अ चेंज इन द आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion. Thus a force may bring change in the state of motion of an object. तो देखिए क्या होता है, यदि हम कभी भी फोर्स को सेम डायरेक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को आप लोग नोट करके रखिएगा। और वहीं यदि हम किसी फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी।
So, state of motion. The state of motion of object is described by its speed and direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest और इन मोशन बोथ आर इट्स स्टेट्स इन अ मोशन। तो देखिए क्या होता है, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है यदि वो मोशन कर रहा है तो उसका जो मोशन करने की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, है ना। और यदि उसकी जो स्पीड है वो जीरो हो गई है तो दैट मीन्स क्या है कि वो रेस्ट पोजीशन पे है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में इतनी सारी चीज़ जानी। अब इसके आगे की जो वीडियो है वो हम लोग आगे पार्ट पे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में स्टेट ऑफ मोशन तक देखा है। अब इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे।